बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स 4.8 में हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनको हमने सबसे पहले समझना है और फिर उनको सॉल्व करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि एक इंडस्ट्री है उसके मैप की बात की जा रही है। एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरांडा। अच्छा, रेक्टेंगुलर वरांडा का क्या मतलब है कि एक ऐसी जगह, जैसे आपके पास टेरेस है ना, उसके पीछे अगर आपने सोफाज रखे हैं या फिर आपने कोई गमले रखे हुए हैं, तो इस तरह की जो आपने कहीं आपका जो टेरेस है उसके पीछे अगर आपके पास खुली सी जगह है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसको आप ले लें। ठीक है, अब उसकी उन्होंने बताया है कि उस रेक्टेंगुलर का जो एरिया है ना, रेक्टेंगुलर वरांडा का जो एरिया है वो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इन चीज़ों को जहन में रखते हुए फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वरांडा, यानी कि उसके डायमेंशन को फाइंड करना है। बोथ डायमेंशन का क्या मतलब है, यानी कि रेक्टेंगुलर में हमें क्या चीज़ दिखाई जाएगी, एक लेंथ दिखाया जाएगा और साथ में क्या, विड्थ दिखाई जाएगी। अब उन लेंथ और विड्थ दोनों डायमेंशंस को हमने फाइंड करना है। आगे कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा। हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला भी देखेंगे और फिर इसको देखते हुए हम एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालनी है। ठीक है, आगे वो कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा। अब वहाँ पे जो फेंसिंग की गई है उसमें कितने रुपीज़ कॉस्ट खर्चा आया है, तो वो है 200 पर जो हमारे पास है ना मीटर, वो पर हमारे पास आई है। ठीक है, यानी कि एक मीटर के लिए 200 आई है। आगे देखते हैं, तो यानी कि एक हमारे पास चीज़ है। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर। अब वहाँ पे जो कारपेटिंग की गई है फ्लोर पे वो कितने की है, 250, लेकिन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर की बात की जा रही है, यानी इसमें दोनों इंक्लूडेड है और इसमें जस्ट वन इंक्लूडेड है। तो इसको देखते हुए हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही है। अब हमने ये एरिया लिखा, अब हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, बोथ डायमेंशंस ऑफ वरांडा को आपने एक्सप्रेशन देना है। तो हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स चूंकि पार्ट ए से पहले हमें क्या बताया गया है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बोथ डायमेंशंस की बात की जा रही है, तो बोथ डायमेंशन से मुराद है लेंथ भी और विड्थ भी। ये हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास लेंथ है। तो जो बोथ डायमेंशन है वो कौन सी है, एक लेंथ है और एक विड्थ है, ऐसे ही है ना। अब हमारे पास एरिया दिया गया है, तो इसका मतलब है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस पूरे एरिया को कौन कवर कर रहा है, लेंथ और विड्थ कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ के साथ तो ये हमारे पास आंसर आएगा एरिया का। तो एरिया आपको दिया गया है और वो क्या है, एक्स स्क्वायर। एरिया के नीचे यानी कि जो जो आपके पास वैल्यूज हैं उनको आपने वहाँ पे पुट कर देना है। तो एरिया हमारे पास है तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और लेंथ और विड्थ जो है वो हमारे पास नहीं है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक हमने अच्छे से सीखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, हमारे पास क्या आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करके किसी भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मैं 3 और 1 लेती हूँ तो बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, माइनस। अच्छा, आगे क्या लिखूंगी, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस आ गया, तो ये -2 आ गया। इसका मतलब है मैं क्या क्या यूज करूंगी, -3x और +1x -3 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W।
अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ पे कॉमन क्या आता है, x माइनस 3 आ गया, और आगे हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे आ गया प्लस और x माइनस 3। अभी प्लस जो है इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1 है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 1, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ का। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है फोकस करने वाली वो ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है। आप अपनी यहाँ पे शेप को देखें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की शेप में जो लेंथ है वो क्या है, बड़ी है, और विड्थ जो है वो छोटी है। आपको पता है जब भी आप नंबर लाइन लगाते हैं तो मिड में 0 आता है, इस साइड पे 1 2 और 3 आता है, और माइनस की जो सारी रकमें होती हैं वो 0 से छोटी हो जाती हैं, ऐसे ही है। इसका मतलब है माइनस की जो भी रकम होगी वो छोटी होगी, और 0 से जो ग्रेटर होगी यानी कि पॉजिटिव रकम जो होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो ग्रेटर हमारे पास है, जो प्लस में है वो क्या है, लेंथ है, और जो हमारे पास माइनस में है वो इसकी क्या है, विड्थ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि L जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर वैल्यू विच इज x प्लस 1, एंड W यानी कि विड्थ इज इक्वल टू x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हमारा जो ए पार्ट है उसका आंसर आ चुका है, लेंथ और विड्थ। 2 डायमेंशंस थे, तो फर्स्ट डायमेंशन लेंथ था और दूसरा जो डायमेंशन था वो W था। आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट बी में जो हमें दिया गया है वो क्या है कि एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वरांडा तो वरांडा में हमारे पास जो पेरीमीटर दी गई है वो क्या दी गई है, वो हमने बतानी है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर आपकी जो टोटल बाउंड्री का एरिया होता है ना, आप बाउंड्री क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर बना लूँ तो अच्छा, रेक्टेंगुलर अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि मेरे पास इसकी बाउंड्री कौन सी है। तो ये जो रेक्टेंगुलर मैंने बनाया है ना, असल में यही इसकी बाउंड्री है, ठीक है। अब इस बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया है, ठीक है, इसको क्या हम कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ भी हमें पता है, विड्थ भी हमें पता है, यानी कि लेंथ हमने इसको कंसिडर किया था और विड्थ हमें यहाँ पे बताई गई। अब हमने क्या करना है कि पेरीमीटर का मतलब है इस पूरी बाउंड्री के एरिया को कहते हैं। तो P इज इक्वल टू यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू हम सबको मल्टीप्लाई करें, लेंथ को भी लेंथ के साथ प्लस करेंगे, प्लस विड्थ को विड्थ के साथ प्लस करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे कि 2L यानी कि 2 लेंथ आती है और 2 विड्थ आती है, और ये हमारे पास P आएगा, 2 इसमें से कॉमन आ गया तो ये आया लेंथ प्लस विड्थ। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, इसको सेम इसी तरह लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, यही फार्मूला लिखते हैं। अमूमन बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब हमने क्या करना है, सेम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए पैरामीटर को फाइंड करना है। तो पैरामीटर का फार्मूला तो हमें पता चल गया था, अब हम वो यहाँ पे लिख लेंगे, P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, यही था ना। अब हमने 2 को इधर ही रहने देना है और P इज इक्वल टू 2 को इधर ही रहने देना है। लेंथ देखें, हमारे पास जब हमने ए पार्ट किया था तो हमारे पास क्या आंसर आया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम ए पार्ट कर रहे थे तो लेंथ हमारे पास x प्लस 1 आया था और विड्थ हमारे पास x माइनस 3 आया था। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे, 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 3, यही आया था ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, P इज इक्वल टू 2x माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 निकाले -2। तो अब हम इस 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखें हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 2 ज़ार 4x माइनस 4। इसका मतलब है जो हमारे पास पेरीमीटर आई है वो क्या आई है, 4x माइनस 4, और इसका मीटर आपने यूनिट्स लाजमी देने। अच्छा, हमने ए पार्ट में जो देखा था अपने आंसर को, वहाँ पे हमने जो मीटर है वो यूनिट नहीं दिए थे, तो हम यूनिट यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 m क्यों दिया है, क्योंकि एरिया मेरे पास क्या था, मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर इसके पास चला गया और 1 मीटर इसके पास आ गया। अब सी की तरफ आते हैं।
सी जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा। अच्छा, यहाँ पे फेंसिंग की जो कॉस्ट थी वो हमें दे दी गई थी और वो क्या थी, 200 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की 200 है। तो इसका मतलब है टोटल बाउंड्री की कितनी होगी, हमने वो फाइंड करनी है। तो जो टोटल बाउंड्री एरिया था वो हमारे पास ये आया था ना, तो यहाँ पे मैं सी पार्ट लिखती हूँ, सी पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट और 200 मीटर, 200 मीटर ही दिया ना। तो इसका मतलब है ये जो 200 मीटर है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पूरे बाउंड्री ऑफ एरिया के साथ। बाउंड्री एरिया जो है, टोटल बाउंड्री एरिया, उसका जो हमारे पास आंसर आया था उसको हम 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास अगर 200 की कॉस्ट आती है एक एंटिटी के ऊपर तो पूरी टोटल बाउंड्री एरिया के ऊपर कितनी आएगी। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4x माइनस 4 के साथ। तो 4 2 800, आगे क्या है माइनस, आगे 4 माइनस, आगे 4 2 800। यहाँ पे हमारे पास क्या था, x था, तो ये हमने x लिखा। इसका मतलब है कि हमारे पास 800x माइनस 800 रुपीज़ जो हैं वो टोटल पूरी बाउंड्री के रुपीज़ बनते हैं। ऐसा ही है। तो यहाँ तक हमारा इसी का भी आंसर आ चुका है। अब आते हैं डी पार्ट की तरफ। अच्छा, डी पार्ट में हमें क्या दिया गया था कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा फ्लोर ₹250 पर मीटर स्क्वायर। अब आपने मीटर स्क्वायर को याद रखना है। मीटर स्क्वायर हमारे पास किसका दिया गया था, हमारे पास मीटर स्क्वायर दिया गया था एरिया का, एरिया का दिया गया था ना, ये देखें एरिया के साथ हमने मीटर स्क्वायर लिखा था। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे किसको लिखेंगे, एरिया को लिखेंगे 250 के साथ, यानी कि यहाँ पे टोटल एरिया की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं 250 और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी कि एरिया के साथ माइनस 3m स्क्वायर, यही है। अब हमने क्या लिखना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसको कुछ इस तरह का लिख सकते हैं, 250 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3m स्क्वायर, आंसर ऐसे ही है। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन। यहाँ पे एक मशीन की बात की गई है और वो किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है, और उसके एरिया की बात की गई है, जिसका एरिया क्या है हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9m स्क्वायर। अब इसको देखते हुए, इस एरिया को देखते हुए आपने फाइंड करना है उसकी लेंथ को, उसकी बाउंड्री को। आगे आपके पास क्या आएगा, जो पॉलिशिंग है उसके ऊपर भी हमारे पास कॉस्ट आई है और वो कितनी आई है, ₹75 आई है। और लास्ट में हमारे पास जो 2 साइड्स ऑफ द मशीन एजिंग, एजिंग का मतलब क्या होता है, कोने, यानी कि जो उसके कोने हैं ऑफ द मशीन सरफेस, 2 साइड, उनके ऊपर कितने रुपीज़ का आया है, कॉस्ट आई है, वो 28 रुपीज़ आई है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें कैसे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया जो हमारे पास गिवन है। तो एरिया क्या है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9m स्क्वायर। अब हमारे पास जो इसका ए पार्ट है वो क्या दिया गया है कि आपने इसके लेंथ को फाइंड करना है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि लेंथ किस तरह आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक स्क्वायर बन गया जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि इसके पास ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ऐसे ही है। तो ये चारों इसके पास लेंथ है। तो इसका मतलब हुआ जैसे हमने पहले किया था, एक लेंथ को मल्टीप्लाई किया था ना एरिया के लिए विड्थ के साथ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम है, लेंथ और लेंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इस एल स्क्वायर को हटाने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे और ये इससे कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ए, यानी कि जो एल है उसका जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, स्क्वायर रूट ए आता है, ऐसे ही है। अब हम इसको यूज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे।
यहाँ पे क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A। अब हमारे पास एरिया जो था वो तो दिया गया था, ऐसे ही था, तो उस एरिया को देखते हुए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, यानी कि लेंथ हमारे पास फाइंड होती जाएगी। तो ए हमारे पास क्या है 25x² माइनस 30x प्लस 9। अब आप यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि हम पहले भी यूज़ करते आए हैं कि जब भी हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट होते हैं, अगर वो किसी भी चीज़ का स्क्वायर बनते हैं, किसी भी नंबर, दो सेम नंबर का स्क्वायर बनते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये आया 5x का होल स्क्वायर, और ये किसका आता है 3 3 9 आता है ना, तो ये आया 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये 2a और b आ गया, ये प्लस आ, a क्या है हमारे पास 5x और b क्या है हमारे पास 3। अब आप एक दफ़ा इसको देख रहे हैं, 5 3 15, 15 2 30 और ये एक x आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले की शेप में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, L इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है माइनस का, तो ये आएगा a माइनस b क्या है 3, इसका होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना हमारे पास, हमने सारे फार्मूलाज को अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैंने शॉर्ट्स में भी आपको फार्मूला दिए हैं, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं, सारे फार्मूलाज याद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट देंगे। पीछे देखें हमारे पास क्या बचता है, L इज इक्वल टू 5x माइनस 3, यही बचता है। और इसके पास कितने मीटर है 1, क्योंकि ये हम एक की बात कर रहे हैं, तो एक की बात करने का मतलब क्या है, 1 m आएगा इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास जो A पार्ट है इसका वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं B पार्ट की तरफ। B में हमारे पास दिया गया एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। अब हमने क्या फाइंड करनी है, उसकी बाउंड्री को फाइंड करना है। अब बाउंड्री मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया क्या होती है, पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल बाउंड्री एरिया, ऐसे ही है। तो टोटल बाउंड्री एरिया कहा किसको जा रहा है, पेरीमीटर को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या करना है, बाउंड्री को यानी कि पेरीमीटर को फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है, हम वो देखेंगे यहाँ पे। पहले हमने जैसे देखा था ना, सेम वैसे ही करेंगे। जब हम पेरीमीटर को देखा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पूरे एरिया में जितने भी आपने नेम दिए होते हैं, जैसे इसको अगर लेंथ दिया था, लेंथ दिया था, लेंथ दिया था, लेंथ दिया था, ऐसे ही था, तो सबको आपस में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 लेंथ आई हैं, तो हम 4 लेंथ को आपस में प्लस करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 4L। तो 4L आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखें P इज इक्वल टू 4L। अब इस P इज इक्वल टू 4L को यहाँ पे यूज़ करें आप, P इज इक्वल टू 4L, अच्छा इज इक्वल टू 4, आपके पास L क्या है, अभी जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो क्या सॉल्व किया था हमने, L की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व किया था ना। तो L की यहाँ पे क्या वैल्यू है 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। 5x माइनस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 ज़ार क्या आ जाएगा 20x माइनस 4 3 ज़ार 12। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 20x माइनस 12, इसके साथ मीटर जो है वो इसका आंसर आ गया है। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कहा गया है कि एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट द रेट ₹75 पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है ये पॉलिशिंग करने पे उस सरफेस को मशीन की जिसके ऊपर हमने पॉलिश किया उस पर तकरीबन जो पूरी कॉस्ट है, ये पूरा जो खर्चा आया है वो कितना आया है 75 रुपीज़ का है। तो अब हमने क्या करना है, 75 रुपीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो हमारे पास टोटल एरिया है वो क्या है। तो टोटल एरिया हमें इन्होंने जो गिवन किया हुआ था, हम उसको क्या करेंगे 75 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने क्या करना है, उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है उस पूरे सरफेस एरिया के साथ, क्योंकि उसको पॉलिश किया गया है ना, तो उस पूरे एरिया को पॉलिश किया गया, तो इसका मतलब है हम लोग 75 रुपीज़ लगाएंगे इसके साथ। तो मीटर का स्क्वायर पहले भी दिया गया था, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मीटर का स्क्वायर 1 टाइम लिखा जाएगा।
तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 75x² 25x² माइनस 30x प्लस 9 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट का आंसर ये आया। अब आते हैं डी की तरफ। अच्छा, डी पार्ट देखिए हमारे पास क्या दिया है। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस, यानी कि आपके पास जो इस दो साइड्स है ना, यानी कि लेंथ और लेंथ, इन दो साइड्स को लेंगे, इनके कोनों की बात की गई, एजेस की बात की गई। कहते हैं इनके अराउंड जो मशीन सरफेस है उसके ऊपर कितना खर्चा आया है, 28 रुपीज़ का पर मीटर, ठीक है, यानी 1 मीटर का 28 खर्चा आया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने 28 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो आपके पास क्या आई थी, आपके पास क्या आई थी 25x² माइनस 30x प्लस 9 की, जो आपके पास क्या आई थी, आपके पास उसकी लेंथ आई थी। क्यों, क्योंकि आपने लेंथ को क्यों देखा, क्योंकि हमारे पास ये जो दो साइड्स हैं उनको हमने लेंथ से रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया था वो इसका क्या आया था, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो 5x माइनस 3 होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5x माइनस 3 और 5x प्लस 3, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, 5x माइनस 3 और 5x प्लस 3 को आपस में प्लस कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 5x माइनस 3 प्लस 5x प्लस 3, यही है। अब हमने इसको क्या करना है, आपस में प्लस करना है। तो प्लस 3 और प्लस, हाँ ठीक है, सही है। अब हमने इसको प्लस करना है तो प्लस करते हैं इसको आपस में, 5 और 5 10x, और प्लस 3 और माइनस 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या आंसर बचेगा इसका, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्या आंसर आता है, 280x। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या है, 280x। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल। आपने जहन में रखना है कि जो क्यूब होता है उसका क्या मतलब है, 3 साइड्स की बात की जा रही है। ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज, आप वो कहते हैं कि वो जो ऑयल टैंक है उसका जो वॉल्यूम है, क्यूबिकल ऑयल टैंक है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8m³। आगे वो क्या कहते हैं, फाइंड। अब आपने क्या करना है, फाइंड करना है हाइट को, सरफेस एरिया को, और फिर उन्होंने कहा है कि हमने पेंटिंग किया उसके आउटसाइड पे, तो उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 32 रुपीज़ आई है। तो चलें आप इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम जब भी आएगा तो कितनी साइड्स की बात की जाएगी, 3 साइड्स की बात की जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम मैं पूरा लिख देती हूँ। वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है, 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8। इसी तरह आगे आते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि v जो है वो किसके इक्वल है, L मल्टीप्लाई बाय L। आप चाहें यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस तरह भी हो सकता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। v इज इक्वल टू L क्यूब आ गया। अब आपने क्या करना है, क्यूब को हटाने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ये क्यूब रूट से कट गया, पीछे हमारे पास क्या आ गया, क्यूब रूट v इज इक्वल टू L। अब हमारे पास जो आंसर आया है एल का, लेंथ का, या फिर यहाँ पे एच हम लोग कर लें, तो उसका जो आंसर है वो क्या आया, क्यूब रूट वी, यही है। तो इसका मतलब है कि हाइट निकालने के लिए h इज इक्वल टू क्यूब रूट v का यूज करेंगे हम। अब v हमारे पास दिया गया है 125x³, यहाँ पे हम इसको पुट कर लेंगे, h इज इक्वल टू क्यूब रूट, आगे क्या है, 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब का।
अब आपने देखा कि इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3a² b 3ab² और माइनस b³ ये फार्मूला था ना। अब आपने देखा कि इस फार्मूले में इसके ऊपर अप्लाइंग हो रही है। यस, अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 125 आता है। और अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। तो कुछ इस तरह से क्या हम इसका फार्मूला बना सकते हैं, इसको चेक करते हैं। आए यहाँ पे देखें, h इज इक्वल टू क्यूब रूट 5x का होल क्यूब और एंड पे क्या आता है, 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखें -3, ये 3 लिखा हुआ है। a क्या है आपके पास 5x, इसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर, और b क्या है आपके पास 2। इस तरह आगे आते हैं +3, a आपके पास क्या है 5x है और b आपके पास क्या है 2, इसका स्क्वायर माइनस। अब आपने देखना है कि क्या हमने ये ठीक किया है। जैसे ये देखें 5 3 जार 15, 15 2 जार 30 और 30 का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर लेना है, यहाँ पे ही ले लें। अच्छा ये देखें 5 5 जार 25, इस तरह कर लेते हैं 5 5 जार 25, 25 3 जार 75 और 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 150। इसी तरह आगे देखें 2 2 जार 4 4 5 जार 20, 23 जार 60। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ इसको पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एक फार्मूले की शेप में बना सकते हैं। कैसे, h इज इक्वल टू क्यूब रूट 5x यानी a माइनस b क्या है आपके पास 2, इसका होल क्यूब, ये क्यूब रूट से कट गया, पीछे आपका क्या आंसर है, h इज इक्वल टू 5x माइनस 2। इस तरह जो आपका फर्स्ट पार्ट का इसके साथ हम क्या लगाएंगे, m लगाएंगे। तो एक हमारे पास आया तो एक m लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a पार्ट का जो आंसर है वो आ चुका है, ये हम a पार्ट कर रहे थे। अब आते हैं हमारे पास b पार्ट की तरफ। तो एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है वो क्या है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि जब भी हमें क्यूब की शेप दी जाती है, उसका एरिया की उसकी बात की जाती है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 6 लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आपने यहाँ पे क्या करना है 6, जब भी आपने क्या करना है वॉल्यूम को देखना है, अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला है तब आपने यहाँ पे 6 का यूज करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास लेंथ जो आई है या हाइट जो आई है वो क्या आई है 5x माइनस 2। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6, लेंथ आपके पास क्या है 5x माइनस 2। इसी तरह दोबारा लेंथ को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया 5x माइनस 2। तो आप इस तरह लिख सकते हैं ना 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 2 दफ़ा माइनस में आई है फॉर्म। तो इज इक्वल टू 6 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और पीछे आपके पास क्या बचता है, एरिया का आंसर हमेशा किस में आता है, मीटर का स्क्वायर में। तो ये हमारे पास बी का भी आंसर आ गया। अब आते हैं लास्ट, इसका जो पार्ट है वो सी है, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि उसको बाहर से जो पेंटिंग की गई है वो कितने कॉस्ट पे की गई है, ₹32 पे। आए इसको भी सॉल्व करें। सी पार्ट है इसका, हमारे पास कितनी कॉस्ट दी गई है 32 दी गई है। तो 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एरिया के साथ, तो टोटल एरिया इसका क्या आया है 6 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 32 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 192 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर भी आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन नंबर 4 ही है। अब यहाँ पे देखें, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन। अच्छा, एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि काम कर रहा है उस मशीन के पहियों के ऊपर, और फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय। अब वो 2 एरिया मांग रहे हैं, यानी कि A1 एक पहले एरिया की बात की गई और A2 दूसरे एरिया की बात की है। दोनों को आप जो एरिया है वो आपको दे दिए गए हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ व्हील्स, आपने क्या करना है उसके रेडियस को फाइंड करना है। रेडियस आपको पता है क्या होता है, ये आपके पास सर्कल है, यहाँ पे आपके पास इसका रेडियस होता है। तो रेडियस आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपको तो एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब पाई आर स्क्वायर को आपने सबसे पहले क्या करना है रेडियस फाइंड करना है।
तो इस रेडियस को सॉल्व करने के लिए इस पाई को आप इससे दूर ले जाएंगे, यानी कि a डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपका आर का क्या आंसर आएगा, a डिवाइडेड बाय पाई और इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास अगर हम कहें कि ये जो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a डिवाइडेड बाय पाई है, ये हमारे पास r1 का आंसर है, और इस a के साथ भी हम लिख लेते हैं कि ये a1 है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इस फर्स्ट एरिया का आंसर लेके आएंगे और इसको यहाँ पे पुट करेंगे। r1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास a1 क्या है, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई डिवाइडेड बाय पाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों के पास पाई है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये पाई कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय पाई। आपने इन दोनों को कैंसिल कर लेना है, पीछे देखें आपके पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब ये दोनों भी हो गए। अब सेम यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 हमारे पास क्या है, 9 एक फार्मूला बन जाता है ना, यानी कि 9 जो है वो दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आ जाता है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, 3 का होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ये a स्क्वायर है और यहाँ पे ये क्या है, 3 स्क्वायर है, तो -2a क्या है आपके पास, x है, और b आपके पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे देखें 3 2 आर 6 और ये आ गया आपके पास x। अब हम इसको फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो r1 का आंसर आता है वो क्या आता है, x माइनस 3, तो ये रेडियस 1 का आंसर है, ठीक है, x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इसी r1 की इक्वेशन से r2 की इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ्रॉम 1 r2 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय पाई और इसका स्क्वायर रूट। अब आपने a2 की वैल्यू लिख लेनी है, a2 की क्या वैल्यू है आपके पास, r2 इज इक्वल टू सेम उसी तरह ही पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेना है, तो कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन आ गया, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 डिवाइडेड बाय पाई, ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास देखें क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला भी बनाएंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और 5 5 25 होता है, तो ये आ गया 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 a क्या है आपके पास x और b क्या है 5, तो ये किसका फॉर्मूला बना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट आप देखेंगे कि ये इसके साथ कट जाएगा, पीछे जो r2 यानी कि रेडियस 2 का हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेडियस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, क्योंकि r2 हमारे पास क्या आया था, x माइनस 5 आया था, तो यहाँ पे r2 हमने फाइंड कर लिया और साथ ही साथ r1 भी फाइंड कर लिया, तो ये आप हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि अ मशीन हैज़ 2 स्क्वेयर्ड शेप प्रेसर्स, यानी कि एक मशीन के 2 स्क्वेयर्ड शेप प्रेसर्स हैं विद एरिया के साथ, एक्सप्रेस्ड बाय 25 m स्क्वेयर एंड 36 n स्क्वेयर रिस्पेक्टिवली, यानी कि 2 एरिया बताए गए हैं, एक एरिया आपको बताया गया 25 m स्क्वेयर और दूसरा एरिया आपको क्या बताया गया 36 n स्क्वेयर, ऐसे ही है। अब आपने क्या करना है, दोनों एरिया को आगे यूज़ करना है, कैसे, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब्स आ रेक्टेंगुलर प्रेशर, यानी कि अगर आप इन दोनों का
डिफरेंस लें। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस करना। अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस करें तो आपके पास किस चीज़ का आंसर आएगा? रेक्टेंगुलर प्रेशर का आंसर आएगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है? डायमेंशन ऑफ दीज रेक्टेंगुलर प्रेशर्स, यानी कि आपने इस रेक्टेंगुलर प्रेशर की क्या करनी है? डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया है ये हम लिखते हैं और फिर हम एरिया को लिखते हैं। तो अगर हम लिखें कि A1 हमारे पास क्या दिया है तो वो क्या है? 25m² और A2 हमारे पास क्या दिया गया? 36m²। और हमारे पास क्या दिया गया? रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमें इसके जो डिफरेंस है उसको निकालने से आएगा। किसके? A1 के माइनस करने से A2 को हमने A1 से माइनस करना है, तब हमारे पास क्या आएगा? रेक्टेंगुलर प्रेशर आएगा। तो अब इसको हम किस तरह माइनस करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो A1 की जो वैल्यू है वो क्या है? 25m² माइनस 36n²। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5m का होल स्क्वायर माइनस 36n का होल स्क्वायर। 36 किसका होता है? 6 का। तो 6 6 36, ये आया 6n का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला है? A² माइनस B²। तो ये आया A माइनस B यानी कि 5m माइनस 6n और 5m प्लस 6n यानी कि A प्लस B। ये फॉर्मूला आता है ना A² माइनस B² का, A प्लस B और A माइनस B। उम्मीद है आपको सारे फॉर्मूले अब तक याद हो चुके होंगे क्योंकि अब तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। तो अब आते हैं, तो ये देखें हमारे पास क्या आया? 5m माइनस 6n और 5m प्लस 6n। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से लेंथ को लिखेंगे, यानी कि हमने क्या करना है कि लेंथ और विड्थ, रेक्टेंगुलर का आपको पता है कि लेंथ और विड्थ में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, लेंथ आपने उसको कंसिडर करना है जो आपके पास पॉजिटिव में होगी, यानी कि वो बड़ी है ना। तो इसमें पॉजिटिव कौन सी है? 5m प्लस 6n वाली। तो ये लेंथ कौन सी होगी? प्लस 6n। और हमारे पास विड्थ क्या है? 5m माइनस 6n, क्योंकि माइनस वाली फॉर्म जो होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि हमने लेंथ और विड्थ दोनों निकाल लिए हैं, यानी कि दोनों डायमेंशंस को निकाला है जैसे हमने पिछले भी एक पार्ट में किया था। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों डायमेंशंस आ चुके हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट, यानी कि हम एक टारगेट को हिट करने के लिए मिसाइल से वो हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है? x² प्लस 5x प्लस 6m, यानी कि हमें डिस्टेंस जो है वो दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? d के साथ। तो d हमारे पास कितना है? x² प्लस 5x प्लस 6m। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आया। आगे वो कहते हैं कि फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल। आपने क्या फाइंड करना है? मिसाइल की स्पीड को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला फिजिक्स में भी पढ़ा है, क्या? कि d इज इक्वल टू, यानी कि d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो हमने स्पीड का जो फॉर्मूला था वो कैसे पढ़ा था? v इज इक्वल टू d डिवाइड बाई t। तो इसी से ही हमने d का फॉर्मूला देखा था। तो d इज इक्वल टू टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया v मल्टीप्लाई बाई टी। अब हमने क्या करना है? डिस्टेंस हमें दिया गया है और इस डिस्टेंस से हमने v यानी कि स्पीड और टाइम दोनों को फाइंड करना है। टाइम को मैं क्यों फाइंड कर रही हूँ? क्योंकि जो थर्ड इसका बी पार्ट है वो है द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट। आपने टाइम भी फाइंड करना है और स्पीड भी फाइंड करनी है, और आपको जो डिस्टेंस है वो दिया गया है। तो यहाँ पे हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया गया है ना, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास? x² प्लस 5x प्लस 6, और हमारे पास जो स्पीड और टाइम है वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व होते हैं? फैक्टराइजेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो हम इसका क्या ले लेंगे? मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 6 1 जार 6 x² और 5, और देखें अगर हम 6 1 जार 6 करते हैं तो फिर हमारे पास 6 में से -1 करने से भी आ जाता है, और अगर हम लोग
अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे 6 में से 1 माइनस कर दें तो यहाँ पे तो साइन प्लस का है, तो इस तरह भी हमारे पास इशू क्रिएट होता है। तो इससे अच्छा है हम लोग 3 2s आर 6 वाला निकाल लें, क्योंकि 3 और 2 को आपस में प्लस करने से क्या आता है, 5 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 3x प्लस 2x, यानी 3 2s आर 6 और 3 प्लस 2 5। तो यहाँ पे आ गया प्लस 6। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया x आया x प्लस 3, और इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये क्या आया, प्लस 2 x प्लस 3। ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू वी। ये देखें, ये हमारे पास आ गए। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास स्पीड क्या होगी और टाइम क्या होगा। ये दोनों आंसर तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमारे पास स्पीड और जो टाइम है वो दोनों क्या है। ये आंसर किसका है, डिस्टेंस का है। तो हम यहाँ पे ऐसे लेट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इफ स्पीड, अगर स्पीड x प्लस 2 है, देन टाइम क्या होगा, x प्लस 3 होगा। साथ ही हम देखेंगे कि इफ स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 3, देन टाइम इज इक्वल टू x प्लस 2। यानी कि हमारे पास अगर स्पीड x प्लस 2 आ रही है तो फिर टाइम x प्लस 3 होगा, और अगर स्पीड x प्लस 3 आ रही है तो फिर टाइम क्या होगा, x प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ जाता है, और इस तरह हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, मुझे सपोर्ट करते रहा करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते रहा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।